ठीक है बच्चों, बैठ जाओ शांति से बैठो। अमन, अरे अमन, अरे जो भी हो बैठो। लास्ट दिखाओ क्या पढ़ा, फेजर डायग्राम पढ़ाया था और प्योर आर सर्किट भी तो बता दिया था, प्योर सी बता दिया था, ग्राफ ऑफ भी बता दिया था। देखो प्योर एल, प्योर एल सर्किट, अरे एल मतलब इंडक्टर, प्योर इंडक्टर सर्किट। थैंक यू सर। प्योर इंडक्टर सर्किट, ठीक सर, ठीक है सर, प्योर इंडक्टर सर्किट। ठीक है बच्चों, देखो इधर, ओके ओके सर, ओके हाँ कल ना ठीक है, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ बच्चों। ये साइन का फंक्शन है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल। बच्चों ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, याद है ना? इंडक्टर क्या होता है आपको पता है ना, लास्ट क्लास से आपको पता होगा। तो देखो जो जो हम लोग रेजिस्टेंस का निकालते थे वही हम सबका निकालेंगे। हाँ, पक्का, आज ले जाऊंगा मैं लैपटॉप। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट। बच्चों इसमें क्या निकालना है हमें, करंट। तो करंट कैसे निकाला जाए, तो बताओ इंडक्टर का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। इंडक्टर के ईएमएफ का फॉर्मूला लास्ट में पढ़ा था ईएमआई चैप्टर के। तो ई बराबर क्या पढ़ा था, माइनस एल डी आई बाई डी टी या एल डी आई बाई डी, तो बताया तो था, एल डी आई बाई डी टी बताया था। देखो ई बराबर क्या पढ़ा था, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा था बच्चों, इधर ध्यान दो, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा था ना। तो बच्चों ये जो ईएमएफ है इसके क्रॉस लग रहा होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों, इसके क्रॉस ईएमएफ अगर ईएल है, इधर ध्यान दो, इसके क्रॉस ईएमएफ जो भी होगा, ठीक है ठीक है, वही अंशिका को दे दो, अंशिका को दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ का वोल्टेज जो भी वीएल होगा, वीएल विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वीएल को क्या लिख सकते हो, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों लिख सकता हूँ कि नहीं, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों टी से मल्टीप्लाई कर दो दूसरी तरफ, तो एल इंटू डी आई, एल इंटू डी आई विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करो, डेफिनिट मत करो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा डी आई, यहाँ बच्चों ई नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी, क्या बचेगा अंदर साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक बच्चों, साइन इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एल आई होगा कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, ई नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो बच्चों यहां पे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और बच्चों क्योंकि इंडेफिनिट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी सी, इंडेफिनिट करूंगा तो सी भी तो आएगा। देखो तो ध्यान से, ये बात नहीं करो क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है डिस्कशन में। तो बच्चों यहां से आई निकालो, तो आई क्या आएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस बाहर लगा ले रहा हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी, एक गधे इधर ध्यान दो, एम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन है इसका। अब इस सी की वैल्यू हमें निकालनी है, इस सी की वैल्यू, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू निकालनी पड़ती है अगर फंक्शन को डिटरमाइन करना है पूरी तरीके से। तो इस सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो इस सी की वैल्यू होगी 0।
क्यों होगी? क्यों होगी? ये लॉजिक समझना, मैं लिखवा भी दूंगा लॉजिक। एक कंप्लीट साइकिल में अगर ये एसी है, अगर ये एसी है, तो एक कंप्लीट साइकिल में इसका टोटल करंट कितना आना चाहिए, एवरेज कितना आना चाहिए? 0। तो बच्चों ये तो साफ साफ दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक साइकिल में इसके ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट 0 नहीं होगा। कांस्टेंट एक साइकिल में 0 नहीं होगा। अरे कांस्टेंट जैसे ये 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा ना, चाहे जो भी प्लस है जो माइनस हो। तो अगर ये सी की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और है तो ये बचेगा, और अगर ये बच गया तो एक साइकिल में करंट 0 नहीं हो पाएगा। और एसी अगर है तो एक साइकिल में करंट क्या होना चाहिए? 0। इसीलिए इसको 0 होना ही पड़ेगा। अगर 0 नहीं होगा तो एक साइकिल में करंट 0 नहीं होगा, जो कि हम जानते हैं, लेकिन कि एसी में एक साइकिल में करंट 0, इसलिए तो सी इक्वल टू 0 बिकॉज एवरेज करंट, तुम लोग ये छोटा सा लाइन लिख देना, एवरेज करंट इन वन साइकिल, इन वन साइकिल ऑफ एसी, वन साइकिल ऑफ एसी इज 0। इतनी बात लिख दोगे, कोई भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू एक साइकिल में 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। समझ में आ रहा ना? लिख लो यहां तक कि पहले, क्योंकि अब आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। नहीं नहीं, लिख लो लिख लो, वेट मत करो, लिख लिया करो। मैं भूल जाता हूँ। हाँ वो मैं आज डाल दूंगा, आज पक्का डाल दूंगा, और तुम्हारे सजेशन को भी मैं मान लूंगा, पक्का मानूंगा मैं, पक्का दिया था उसने। प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट, एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट। समझ गया मैं, ठीक ठीक। माइनस नहीं लगाया बेटा, अगर केवीएल लगाओगे तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा उधर जाके प्लस। केवीएल जानते हो? केवीएल, हाँ, फिर जब लगाओगे ना तो एक तरफ आता है, जैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो एल माइनस एल डी आई बाई डी टी दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे ना जो डिराइवेशन रटेंगे, इसीलिए उनका एक स्टेप में कम कर रहा हूँ। ये सारा है, तुमको समझ लो ना। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए तुम लोग ना थोड़ा कमर कसो, तो फर्स्ट बुक खत्म हो गई है, और मैं फर्स्ट बुक का रिवीजन भी स्टार्ट कराऊंगा, जैसे रिवीजन भी बोला था मैंने। अभी कुछ लोग का हाफ ईयरली चल रहा है, चल जाने दो, आगे बढ़ाता हूँ तब तक। हाफ ईयरली के बाद मैं रिवीजन और ये दोनों, हाफ ईयरली चल रहा है ना कुछ लोग का, दो तीन क्लास होगी, एक क्लास रिवीजन कर लेंगे, दो क्लास जैसा बताया था वैसे कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड बुक में एक चैप्टर मुझे फिनिश कर लेने दो, रे ऑप्टिक्स बस। वो थोड़ा सा उसका नहीं, चैप्टर कठिन नहीं है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल, उसके डिराइवेशन बहुत कठिन, उसके न्यूमेरिकल नहीं होते जल्दी, तो वो करके फिर हम लोग। हाँ मान लो। तो अभी वो भी, अभी एक और डिफिकल्ट चल रहा है, ये भी डिफिकल्ट ही है, लेकिन इसमें बहुत है, एक छोटा चैप्टर 5 नंबर का आ रहा है, बहुत है वेटेज के हिसाब से, चैप्टर छोटा है। फॉर्मूले तो इसके बहुत गिन के हैं, मतलब उंगलियों पे ऐसे गिन सकते हो फॉर्मूले बस। इसके बाद पढ़ेंगे आरएलसी, उसके बाद एक दो चीजें और बताऊंगा, खत्म हो जाए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अभी दिखाते हैं।
ठीक ठीक अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, घबराओ मत। जल्दी बताओ, लिख लिया बच्चों? देखो मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें क्या फॉर्मूला आया? आई का फॉर्मूला आया, आई का फॉर्मूला आया ई नॉट ओमेगा एल। बच्चों यहाँ पे आया माइनस कॉस। तो जैसे अब मुझे साइन बनाना है, देखो याद करो लास्ट क्लास में भी साइन बनाया था ना। साइन बनाने पे तो भी पता चलेगा कि ये आगे गया कि पीछे गया। याद है कि नहीं? कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी ले या ओमेगा टी माइनस। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, फॉर्मूला क्या बना है? यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर दूं, या तो कॉस ओमेगा टी, या जैसे अभी पाई बाई टू माइनस थीटा करते हो ना, तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में आता है? दूसरा ऑप्शन क्या है? पाई बाई टू माइनस थीटा कर दूं, यानी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दूं। पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी करूंगा, क्या आंसर आएगा? पाई बाई टू प्लस तो कितना का माइनस साइन ओमेगा टी। ओहो, कॉस ओमेगा टी को मुझे साइन के टर्म में लिखना था ना। ए रुको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। बच्चों कॉस ओमेगा टी को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? कॉस ओमेगा टी, इधर ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। इधर ध्यान दो, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? कॉस ओमेगा टी को और क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बच्चों मैं कौन सा प्रीफर करूंगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? मैं नीचे वाला प्रीफर। रीजन क्यों? इसमें माइनस भी तो है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस आएगा ना। तो बच्चों अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज सकता हूँ, पता है ना साइन को, आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पता है कि नहीं आपको? तो माइनस साइन थीटा को माइनस अंदर भेज सकता हूँ। तो देखो ध्यान से इधर, ये समझने वाले पॉइंट है, सब गधे हो जाओगे नहीं तो तुम लोग। पीछे जैसे कैपेसिटर में किया था, दोनों पॉसिबिलिटी में क्यों चूज किया था? क्योंकि वहां पे केवल कॉस ओमेगा टी था, तो ये वाला चूज किया था। यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो अगर ये वाला चूज करूंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और बच्चों हम ओमेगा टी को क्या रखना चाहते हैं? प्लस। ओमेगा टी को प्लस रखना चाहते हैं, तो इसमें जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और पाई बाई टू माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लिख रहा हूं अब ई नॉट बाई ओमेगा एल, और बच्चों यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। बस समझ में आ रहा है? ये मैथ है, ये वजह से समझा रहा हूं मैं, ये मैथ के कारण ऐसा हो लॉजिक। लेकिन देखो लॉजिक समझो, नहीं तो फिर ये डिराइव करेंट प्रूफ करने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ उसी के आगे कंटिन्यूशन है। ये नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाला तो मैंने मैथ बस ऐसे समझाने के लिए लिख दिया। उठो बेटा जागो, निद्रा से जागो, लिखो। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? पढ़ाई के प्रति मोटिवेटेड रहो, अब तुम लोग का समय आ गया फोड़ने का, अब आ गया है समय। अब समय आ गया है, समय आ गया, अब युद्ध में उतरना है। अब आगे चीजें, मतलब अब इंटेंस इतनी तो नहीं, सब्जेक्ट आगे अब आपको पूरा रटवा दिया जाएगा। मतलब रटना रटवा दिया जाएगा इन द सेंस, इतनी बार हो जाएगा कि आपको रट जाएगा। रीजन क्या है? फर्स्ट बुक कंप्लीट करने में स्ट्रगल होता है। हाँ हो गया, अब हो गया ना। अब देखो सेकेंड बुक का पहला चैप्टर, उसके बाद देखना सिलेबस कैसे खत्म होता है। तुरंत सिलेबस खत्म करेंगे फिर, तुरंत सिलेबस खत्म करके केवल रिवीजन। तुम्हारा स्ट्रगल शेष है अभी फर्स्ट, तुम रिवीजन में करोगे स्ट्रगल। हो गया? चलो इधर, चलो 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 चलो। लेकिन मैं सबसे एक बात बोल रहा हूं, एक बात और, कि आप केवल बोर्ड में फोकस मत कीजिए,
बोर्ड के बाद आगे आपको जो भी एग्जाम देना उस पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि बोर्ड में अगर हम 90 प्लस ला भी दिए तो भी स्ट्रगल ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसे 96% मान लो तुम ला दिए और तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं निकल पाया तो भी मतलब जो तुम्हारी बोर्ड की खुशी रहेगी वो ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रख पाओगे। हाँ उतने तो आ जाएंगे, उतने की चिंता नहीं, उतने की चिंता मुझे किसी की नहीं है। उसका रीजन क्या है, अभी आप पढ़ाई समझिए आपकी 25% पूरी हुई है। जैसे अगर सिलेबस पूरा हो, जैसे मैं जिस दिन बोल दूं कि सिलेबस पूरा हो गया उस दिन पढ़ाई केवल 50% पूरी हुई है। 50% पढ़ाई अभी अभी सीखना बाकी है, सैंपल पेपर से, रिवीजन से, क्वेश्चन से अभी सीखोगे तो 50% वहां से कवर होगा। तो जिसका अगर अभी 60-70 मैटर चल रहा है वो आराम से 90 प्लस चला जाएगा, जिसका 70-80 चल रहा है और 95 प्लस चला जाएगा। वो बोर्ड में कुछ नहीं चल रहा है, बोर्ड में कुछ नहीं होता है, पहुंच जाओगे, मेहनत करो। चलो इधर, चलो 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 चलो, कैरेड अवे मत। बच्चों आई बराबर क्या होता था, यहाँ ई नॉट बाई आर होता था, ई नॉट बाई आर होता था, तो यहाँ हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल। एक्सएल समझ रहे, पीछे एक्सी आया था, एक्सी का फॉर्मूला आया था 1/ओमेगा सी, याद है ना। एक्सएल आ जाएगा, इसका उसका नाम क्या था बताओ, उसका नाम क्या था, पढ़ के नाम देखो क्या था उसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम आपने से बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका डेफिनेशन पढ़ो, उसका डेफिनेशन, तो इसका लिख लोगे फिर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, खत्म। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी लिख लो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, लिखो लिखो लिखो। जब नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अरे तुम्हें कुछ आ रहा है समझ उत्सव, नहीं आ रहा है। अरे दिमाग कोई चीज होती है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, मन कुछ होता ही नहीं। ये कौन बोला, ये सब डायलॉग आलसियों का है, ठीक है। बिना मन से काम क्यों नहीं करना चाहिए, मन तो तुम्हारा बहुत बार पढ़ने का नहीं करेगा तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। जो मन का गुलाम है वो बहुत गड़बड़ पाथ पे है, जो मन कर रहा है वो नहीं, जो आपका रूटीन है वो आपको करना है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। अगर आपका रूटीन कुछ बना हुआ है तो आपको करना ही करना है। चाहे अगर मुझे यहाँ मेरी क्लास अगर 6:30 पे यहाँ लग गई है, चाहे मेरा सर दर्द करे, मन करे ना करे, डिस्टर्ब हूँ, कुछ भी हो, मुझे क्लास लेना है। ये होता है रूटीन, लाइफ में रूटीन मैटर करती है। लाइफ में मन मैटर नहीं करता कि आज मेरा क्लास नहीं है मैं नहीं लूँ, नहीं, रूटीन हो गया, क्लास लेना है तो लेना है। आइए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अरे मेरा कहाँ गया जो मैं पढ़ा रहा था। बच्चों एक्सेल, एक्सेल एक बार बताओ, एक्सेल क्या है यहाँ पे, एक्सेल है यहाँ पे ओमेगा एल, एक्सेल यहाँ पे ओमेगा एल है। इसको हमने नाम क्या दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती थी ओम, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी बेटा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट है। देखो इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है, हाँ ओमेगा एल की यूनिट लेकिन ओम होगी। कैपेसिटर की यूनिट फराड होती है, FARAD, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 1/ओमेगा सी ओम के इक्वल, ठीक है ना। लिख लिया ना डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, ये लिख लो और इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इन द पाथ ऑफ एसी करंट। उत्सव लिखो लिखो, मन से मत चलो, मन कुछ नहीं होता है।
रूटीन बहुत कुछ होता है, जिसका रूटीन नहीं है वो बेकार है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। हो गया बच्चों, हो गया। इधर ध्यान दो, इधर बच्चों, यहाँ पे ये वाला वैल्यू किसके इक्वल है, आई नॉट के। बेटा ये वाला वैल्यू किसके इक्वल है, आई नॉट के। तो आई नॉट को तो मैं ये लिख रहा हूं जो हर जगह लिखता था, याद है आप लोग को, ई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई आई आर एम एस इज इक्वल्स टू बोलो एक्सेल। ये 3 बार लिख चुका हूं, तीसरी बार लिख रहा हूं मैं। जब कैपेसिटर था तो यहाँ क्या आता था एक्सी, जब रेजिस्टर था तो क्या आता था आर। अब यहाँ पे है तो ये सेम चीजें, देखो जानबूझ के रिपीटेटिव चीजें पढ़ा रहा हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, इसमें ये होता है तो उसमें ये होगा, ठीक है। हाँ है, मैं कहा मना कर, यहाँ से देख लो, ई नॉट बाई एक्सएल आई नॉट के इक्वल होगा, वही तो रिलेशन लिखा है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। वहां पे मैंने, ए तुम बात कर रहे हो, समझा रहा हूं मैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ मेरे से पूछो, मेरे से पूछ, सब पूछो क्या है? ये आ जाओगे, आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक्सी और ओमेगा का हमने ग्राफ बनाया था, याद है आपको, ऐसे करके ग्राफ बना था नीचे की तरफ। यहाँ पे एक्सएल और ओमेगा एल का ग्राफ बना सकते हैं आप, एक्सएल और एल ओमेगा का, मतलब ओमेगा एक्सएल रहेगा वाई एक्सिस पे, एक्सएल रहेगा वाई एक्सिस पे और ओमेगा रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या है, एल इंटू ओमेगा। अरे तो ये किसका ग्राफ है, वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ है कि नहीं, नहीं ग्राफ है वाई बराबर एम एक्स का। बेटा एक्स ओमेगा है और ये वाई है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओमेगा एल का ग्राफ है। वाई बराबर एम एक्स ग्राफ होता है ना, स्ट्रेट लाइन का होता है। ये ग्राफ याद रखना, तुम लोग डायरेक्ट बनाने को आएगा। तो बताओ, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, हाँ बढ़ेगा, ठीक है ना। और कैपेसिटी वाला घटेगा, ठीक है ना, वो इनवर्सली होता है और ये डायरेक्टली होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो बताओ डीसी को क्या करे, डीसी का ओमेगा क्या होता है, डीसी का ओमेगा क्या होता है, 0। तो बताओ डीसी को कौन अलाउ करेगा, कौन ब्लॉक करेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा वो ब्लॉक कर देगा। बच्चों आई नॉट बराबर था ना, जैसे जब कैपेसिटेंस पढ़ते थे तो आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्स होता था, और यहाँ पढ़े तो आई नॉट बराबर क्या आया, ई नॉट बाई एक्सएल। तो देखो एक्सी की वैल्यू इन ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करो, एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/ओमेगा सी होता है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो डीसी के केस में कैपेसिटेंस डीसी को जाने ही नहीं देता, रोक लेता है, जिस पाथ में कैपेसिटर खड़ा हो जाएगा उस पाथ में डीसी आएगा नहीं, उस पाथ को छोड़ के जाएगा। डीसी मतलब बैटरी वाला करंट। और अगर मान लो, हाँ नहीं, चार्जिंग के बाद स्टेडी स्टेट, चार्जिंग तक जाने देगा स्टेडी स्टेट में। बच्चे ये जो मैं बता रहा हूँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद डीसी ब्लॉक कर। इंडक्टर अगर पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो डीसी को ब्लॉक करेगा कि अलाउ करेगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बिल्कुल प्लेन वायर हो जाएगा, बिल्कुल अलाउ करेगा कि जाओ। तो ये लंबे समय बाद ये डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मैं लिखवा दूंगा, चिंता, ये सब मैं लिखवा दूंगा, अभी ग्राफ पे फोकस करो, ग्राफ ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमने क्या पढ़ा था, फेजर। पहले ग्राफ बना लें, ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना लो। तो पहले ई का ग्राफ बनाते हैं, तो ई का ग्राफ साइन का बनेगा, साइन का बनेगा। बच्चों अगर कैपेसिटी ये ई और आई को एक ही में प्लॉट कर रहे हैं और ये टाइम टी है,
अगर कैपेसिटर रहता था, देखो यहीं पर डेरिवेशन का काम है, कैपेसिटर में डेरिवेशन में कॉस आता था और यहाँ डेरिवेशन में माइनस कॉस आया है। अरे ध्यान से समझो, कैपेसिटर के डेरिवेशन में क्या आया था, कॉस। तो कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता था, तो कैपेसिटर वाला ग्राफ ऐसे गया था। याद है कि नहीं आप लोग को? बेटा कॉस को कन्वर्ट किया था ना, यहाँ ग्राफ किसका आया, माइनस कॉस का। तो माइनस, अगर प्लस कॉस ऊपर से शुरू हो रहा है तो माइनस कॉस नीचे से शुरू होगा, तो नीचे से ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो एक ही ग्राफ में वो तीनों चीज बना देगा और बता देगा कि ये ईएमएफ का है, ये ई का है और ये आई का है। बोलेगा तुम पहचानो कौन सा ग्राफ कैपेसिटर का है, कौन सा ग्राफ इंडक्टर का है और कौन सा ग्राफ रेजिस्टर का है। तो जो नीचे से शुरू होगा वो क्या होगा, इंडक्टर का। जो ऊपर से शुरू होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर। और जो बिल्कुल उसी के साथ चलेगा, रेजिस्टर। मतलब जैसे ई शुरू हो रहा है वैसे ही शुरू होगा, तो क्या होगा, रेजिस्टर। ये बात याद रखना, बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन न्यूमेरिकल टाइप की चीजें। उत्सव लिखो, क्या हो गया, लिखो लिखो तुम। कुछ तो जीवन में करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ये ग्राफ बच्चों, अब लास्ट बनाना है क्या, फेजर। हर जगह याद करते जाना हम लोग किए क्या है। ठीक है बच्चों। हो गया ना बच्चों, फेजर, फेजर यहीं पे बना रहा हूँ, क्या आगे देखो। फेजर में क्या बोला था, फेजर में ऐसे एक्सिस बनाओगे। बच्चों ये क्या है, ओमेगा टी। तो ये बात नहीं करो, ई बराबर कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई बराबर कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। प्लस आता है कैपेसिटर में, माइनस आता है इंडक्टर में। तो बच्चों ई नॉट का फेजर कहां बनेगा, ओमेगा टी के ऊपर, यानी ये ई नॉट का फेजर हुआ। आई नॉट का फेजर बनेगा माइनस पाई बाई। तो बच्चों प्लस चलते हैं तो ऊपर जाता है, माइनस चलेगा तो नीचे, यानी आई नॉट का फेजर इधर बनेगा। ये सब याद रखना, ये आगे बहुत भयंकर काम आएगा। तुम लोग उस समय कहोगे कि हवा नहीं लगेगी। सारी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, इंडक्टर कैपेसिटर एक साथ आ जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि करंट पीछे बनता है उसमें आगे बनता है, और रजिस्टर में साथ चलता है। तो लिखो, इसमें नोट करके बात लिख लो। जैसे उसमें लिखवाया था ना कि करंट क्या करता था, लीड करता था, लिखवाया था ना। यहाँ पे करंट लैग करेगा, देखो करंट विल लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई, करंट विल लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई, बना लो। ये फेजर डायग्राम है, करंट विल लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई, करंट विल लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई। हाँ पाई बाई टू। बेटा वो प्लस पाई बाई टू आया था। वोल्टेज का फेज क्या है, देखो जो साइन के अंदर होता है उसे फेज कहते हैं। जो साइन होता है बेटा, जो उसके अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेज। यहाँ फेज देखो पाई बाई टू पीछे है कि नहीं। करेंट लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई, मतलब इसका मतलब है कि इंडक्टर के अंदर करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होता है। करंट लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। अभी तक जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज। लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। देखो ये भी बोल सकते हैं यहाँ कि वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई बाई, या करंट लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई, दोनों से बात समझ लेना। बात बराबर है ना। हम कहें कि ईएमएफ आगे है और करंट पीछे, दोनों बात ठीक है ना। उसको सीधे करो, सीधे रीढ़ की हड्डी सीधे करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। नहीं कर रहे हो, सो जाए ना। करंट लैग,
बोला किसको, ये असर किसको हो गया बताओ। ए तुम लोग अब पीछे पलट के जरा 2 मिनट रिवाइज करना अभी तक जितना पढ़ा है, क्योंकि सबको मिलाऊंगा एक साथ, इसलिए कर लो टाइम ले लो लेकिन कर लो। नहीं नहीं, जो पीछे जो पढ़ा शुरू से पढ़ा, क्योंकि अब तीनों मिक्स हो जाएगा ना, आर भी मिक्स हो जाएगा, एल भी मिक्स हो जाएगा और सी भी मिक्स हो जाएगा। हाँ, तीनों आर एल सी वाला पढ़ लो तीनों, जल्दी से एक बार देख लो। हाँ, मैं एक ही बार अब तीनों पढ़ा दूंगा ना। अब अगला जो जो भी 20 मिनट 25 मिनट होने वाला है, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आप रिवाइज नहीं किए होंगे। पीछे की चीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करें। तब तक मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। हो गया हो गया हो गया हो गया ना। देखो वहां बस ये देखते जाओ कि ई नॉट बाई आर आया पहले, फिर ई नॉट बाई एक्सएल आया, फिर ई नॉट बाई एक्सी या ई नॉट बाई एक्सी आया, फिर ई नॉट बाई एक्सएल आया, फिर एक में ओमेगा टी आया, एक में -π/2 आया और एक में +π/2। आगे पीछे भी देखते हैं ना। फेजर डायग्राम जरूरी है। फेजर डायग्राम में कैपेसिटर में करंट आगे बन रहा था और इंडक्टर में करंट पीछे। आगे चले, अब एक झटके में खत्म करेंगे चीज। देखो आरएल आरसी के चक्कर में नहीं, अब डायरेक्ट आरएलसी पढ़ेंगे। हेडिंग लो, सीरीज आरएलसी सर्किट। मैंने बताया था ना कल आप लोग को, जैसे ऐसे होता है, आरएल होता है, आरसी होता है, फिर आरएलसी होता है। मैं एक ही बार आरएलसी पढ़ा रहा हूं। सीरीज आरएलसी सर्किट आपके सिलेबस में केवल सीरीज है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी सीरीज आरएलसी। बच्चों यहां तीनों आ गए, आर भी आ गया, एल भी आ गया और सी भी आ गया, और ये तीनों के तीनों एक ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट हो गए, जिसका फंक्शन था E इक्वल टू ई नॉट साइन। इसका वैल्यू था आर, इसका वैल्यू था एल, इसका वैल्यू था C। ठीक है। देखो बच्चों, अब इसको करने का क्या तरीका है, तो पहले मैं ये बता दूं, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल टू सॉल्व आपके अभी के इसको, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ऑर्डर का ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, सेकेंड ऑर्डर का कहाँ से आइडिया पाई, सेकेंड है ही नहीं। सेकेंड ऑर्डर केवल बस ये पहचानना है कि, ये बस पहचानना है कि कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का है, बाकी इसको सॉल्व नहीं करना है। ये जरूर है पहचानना है, बस ये पहचानो दिया रहेगा कि कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का। तो यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपकी संभावना के लिए, ये चीजें कितनी खतरनाक है। तो देखो ये E बराबर अब की बार किसके इक्वल होगा, E बराबर होगा IR प्लस LdI/dt प्लस Q/C के इक्वल होगा। हाँ Q/C ना, कैपेसिटर पे क्या होता है Q/C। तो देखो अगर मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ, dQ/dt
करंट को क्या लिख सकता हूँ, dq बाई dt। तो यहाँ तो करंट का भी डिफरेंशिएशन है, लिख सकता हूँ ना। तो अगर करंट का डिफरेंशिएशन dq बाई dt है तो L di बाई dt को क्या लिख सकता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज लिख सकता हूँ। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ इक्वेशन बनेगी L इंटू डी टी क्यू अपॉन डी टी टू प्लस यहाँ पे बनेगा R इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/L इंटू क्यू, 1/C सॉरी, 1/C इज क्यू। और अगर इसको एक तरफ कर दोगे माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपके स्कोप के बाहर है, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है चार्ज का। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो अब इसीलिए इसको दूसरा अप्रोच अपनाते, इसीलिए आपको फेजर पढ़ाया गया है। इसी चीज से बचाने के लिए आपको क्या पढ़ाया गया है, फेजर। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, अगर ज्यादा कोई मैथमेटिशियन बनेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मिटा दो नहीं इसको, मैं लिख लेना जिससे तुम्हें पता रहे कि भाई हम फेजर मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व करते। तो डायरेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन, डबल मतलब 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो कि हमारे स्कोप में सॉल्व करना नहीं है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिख लो, अरे ऐसे ही इंजॉय करने के लिए लिख लो, क्या दिक्कत है। तुम परेशान हो जाओगे क्या, इसको लिख के काट देना ऊपर, लिख के ऊपर काट देना कि याद नहीं करना है, लेकिन अरे लिखवाए तुम जान जाओगी, जब तुम जानोगे कि समस्या क्या है तब उसके हल पे महत्व दोगे ना। जब तुम समझोगे कि कितनी बड़ी समस्या अगर ये नहीं होता तो तब तुम फेजर को कहोगे कि वाह अच्छा लगा। समस्या क्या पता चले, अभी समस्या आई नहीं, मुझे देखो करना क्या है, करंट निकालना है। तो बच्चों करंट निकालने के लिए हमने जब इक्वेशन बनाया, जैसे हमने सोचा मैथ से सॉल्व करें, जैसे पीछे भी तो मैथ से सॉल्व किया था कि नहीं किया था। पीछे ई को बराबर किया था, अलग अलग चीजों से आपने देखा था। तो मैथ से हमने प्रॉपर सॉल्व किया था पीछे। तो हमने सोचा कि पिछला वाला आदत बना हुआ था, यहाँ भी चल लेते हैं। तो यहाँ चले तो हालत खराब हो गई हमारी, क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने लगा, है ना। तो हमने बोला कि अब क्या किया जाए, बोलो। माइनस ई, बेटा इसको इधर भेज दो तो इक्वेशन बन जाएगी ना, माइनस ई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ई की जगह वैल्यू पुट कर देना ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब मैं बता रहा हूं, तो मतलब ये हम नहीं करेंगे, ये मतलब समस्या समझने के लिए बस है। समस्या विकेट है, अब उसका समाधान देखेंगे हम लोग। देखो इधर ध्यान से, अब हमने क्या किया कि अब हम करें क्या, बहुत परेशान। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, अभी तक जितना भी मैंने पीछे सर्किट पढ़ा उसमें करंट इसी फॉर्म का तो बन रहा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बीच में कुछ आ जा रहा था, उसको फाई मान लो। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि करंट अगर इसका भी आएगा तो ऐसा ही आएगा, अपने तजुर्बे से अभी तक जो आया उससे हम बोल सकते हैं, क्योंकि एसी ही बनेगा, ऐसा ही आएगा करंट। भाई साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, तो फाई चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब करंट तो ऐसा ही बनेगा, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि लेट द करंट बी, लेट द करंट बी, लेट द करंट बी, ये मान लिया। आई, फाई अभी निकालना है हमें। जैसे पिछले कैपेसिटर के केस में फाई कितना आया था, प्लस पाई बाई टू। इंडक्टर में कितना आया था, माइनस पाई बाई टू। इस केस में क्या आएगा अभी देखना है। ये यही क्या क्या चीज यहाँ निकालना है, फाई की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू, फाई की वैल्यू सॉरी फाई की वैल्यू और आई नॉट की। जैसे कैपेसिटर में आई नॉट क्या था, ई नॉट बाई एक्सी। रजिस्टर में कितना आया था, ई नॉट बाई आर। इंडक्टर में कितना आया था, ई नॉट बाई एक्सएल। तो उसी तरह से मुझे यहाँ देखना है, दो चीज यहाँ निकालनी है मुझे। ओमेगा मुझे पता है क्योंकि ये मुझे दिया होगा, बच्चों जिस जो भी क्वेश्चन देगा मुझे वोल्टेज तो देगा ना, मुझे ओमेगा तो पता है। और इक्वेशन लिखनी है, इस इक्वेशन में मुझे केवल फाई और आई नॉट निकालना है, मेरा एम इतना है। अगर मैंने फाई और आई नॉट निकाल लिया तो काम हो जाएगा। हाँ, ओमेगा ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ लिखा है
20 साइन 20 पाई टी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 20 पाई, 20 पाई टी लिखा है तो 20 पाई हो जाएगा, वो तो आपको क्वेश्चन में गया। अब देखो बच्चों फेजर, डायरेक्ट फेजर, मेरे पास कोई चारा नहीं फेजर के अलावा, इधर ध्यान से सुनो बच्चों। अब मैं इसका फेजर बनाऊंगा, तो फेजर बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा, देखो स्कूल का टीचर थोड़ा ऊपर बनाता है लेकिन मैं सीधा बना रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। जैसे बच्चों मैंने हर बार ओमेगा टी माना था रेफरेंस, माना था ना, अब की बार ओमेगा टी प्लस फाइव को रेफरेंस मान ले रहा हूं। जैसे शुरू करने वाला एक्सेस में, अब टीचर क्या करते हैं, यहाँ ओमेगा टी मानते हैं तो ओमेगा टी प्लस फाइव ऊपर आएगा, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल टेढ़ा बनता है। तो इसीलिए मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बस टीचर कई बार जब पता नहीं होता उनको तो काटते हैं, अदरवाइज ये वाला मेथड जो भी बता रहा हूँ ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी ट्रायंगल को समझने। तो बच्चों अब एक बार बताओ, अगर आई नॉट जो भी होगा, आई नॉट इधर ही होगा, इसी पे होगा ना आई नॉट। बच्चों फेजर में क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, अंदर वाला एंगल ड्रॉ करते हैं और ये पीक ड्रॉ करते हैं, ये तो ड्रॉ करते हैं ना। तो बच्चों आई नॉट इधर होगा, पक्का पता चला आपको। अब ध्यान से देखो, अब यहां से रुक जाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, मत लिखो, कुछ मत करो, भले यही लिख के खत्म कर देंगे लेकिन बस समझ लो इसको। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, भरोसा मत करो, लेकिन रिकॉर्डिंग साउंड आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, चलो ठीक है। देखो ध्यान से एकदम बेटा, एक बार अगर ये आई तीनों में जाएगा, तीनों में जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो जो करंट इससे होगा वही करंट इससे होगा, वही करंट इससे होगा, तो मतलब ये वाला करंट तीनों में जा रहा है। तो बच्चों अब देखो करंट मैंने पहले ही बना लिया है, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा कुछ भी होगा, लेकिन इसका वोल्टेज कुछ इस तरह आएगा, वी आर बराबर वी नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा वही क्यों आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों आएगा, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में, रिकॉल करना है पीछे से धीरे धीरे, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो जो एंगल करंट का होगा, हाँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का सेम एंगल, समझ रहे हैं बच्चों। और आप पीछे करंट में पढ़ चुके हैं कि अगर करंट का पीक आई नॉट है, तो आई नॉट है तो वोल्टेज का पीक कितना आएगा, ई नॉट, ये पढ़े ना करंट ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू आर। तो बच्चों अगर ये तो मैं रेजिस्टेंस वाले से बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज कितना आएगा, पीक ईएमएफ कितना आएगा, आई नॉट इंटू आर। तो बच्चों यहां पे मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, वी आर इज इक्वल्स टू, इसको लिख रहा हूं अभी वी नॉट आर ही लिख दे रहा हूं, इंटू इसकी जगह या तो पुट कर दो वी नॉट आई आर इंटू आई नॉट इंटू आर। बच्चों देखो आई नॉट पता नहीं है अभी, आई नॉट निकालना है, लेकिन आई नॉट कुछ तो होगा, मान के लिख दिया आई नॉट इंटू आर, और यहाँ क्या आएगा साइन ओमेगा टी प्लस। बच्चों कंफर्म, कोई दिक्कत बताओ यार, रिवर्स चल रहा हूं, मतलब पहले ही मान लिया कि करंट पता है और उससे उल्टा चल रहा हूं। करंट क्यों पहले मान लिया, क्योंकि सीरीज में है, सब में सेम है, तो मानना उसको आसान था। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मैं फेजर कहाँ ड्रॉ करूं, वी आर का फेजर मान लो मुझे ड्रॉ करना है, तो वी आर का फेजर कहाँ ड्रॉ करूं, यहीं पे ड्रॉ करूं, यानी ये वाला फेजर जो होगा थोड़ा बड़ा बन सकता है, जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये वाला फेजर यहीं पे आएगा, तो ये वाला फेजर मैं वी नॉट आर लिख रहा हूं बच्चों, वी ओ आर लिख दूं, मतलब समझ रहे हो रेजिस्टेंस, या वी आर लिख दूं डायरेक्ट, लिखने में आसानी रहेगी, पर लेकिन समझ जाना ये वी वी आर ये वाला लिख रहा हूं। देखो दो चीज होगा, एक होगा पीक ईएमएफ और एक होगा इंस्टेंटेनियस, चलो कंफ्यूजन हटाना, वी नॉट आर ही रहेगा, कंफ्यूजन ऐसे लिख दिया। अब रेजिस्टेंस का काम हो, मतलब ये ईएमएफ का फेजर ऐसा आएगा, वोल्टेज अक्रॉस इसका फेजर ऐसा आएगा, ठीक। अब देखो, अब बारी इंडक्टर की, सबका बारी बारी से। तो बच्चों अगर इंडक्टर की बात करूं, तो इंडक्टर की बात करूं अगर मैं, तो इंडक्टर का रिकॉल करो अपने दिमाग में, इंडक्टर अभी पढ़ा है, रिकॉल करो, तो उसमें उसका पीक कितना होता था, मतलब अगर मैं उसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा वी एल, तो वी एल बराबर आएगा वी नॉट एल, वी नॉट एल मतलब पीक करंट अक्रॉस इंडक्टर आएगा। उसका फेज जो होता है बच्चों करंट से आगे होता है वोल्टेज का कि पीछे होता है, डायग्राम लिखा,
कौन उसमें क्या होता है, करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है। तो अगर मैं करंट पे बैठ के देखूं तो वोल्टेज मुझे आगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो यानी ये वाला फेज मुझे दिखेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बेटा समझ रहे हो ना, वहां फॉर्मूले में माइनस लिखा था क्योंकि हम ईएमएफ दिया था, करंट निकाल रहे थे, या करंट दिया है ईएमएफ निकाल रहे थे। तो पहले हम वोल्टेज पे बैठ के करंट को देख रहे थे तो पीछे आ रहा था, अब मैं करंट पे बैठ के वोल्टेज को देखूंगा तो वोल्टेज आगे आएगा। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो बच्चों ओमेगा टी प्लस फाइव तो यहाँ है, तो पाई बाई टू प्लस करूंगा तो किधर जाएगा, ऊपर। तो और बच्चों वी नॉट एल किसके इक्वल होगा, वी नॉट एल आपको पता है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। कहां से लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ई नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू एक्सएल। ये आ गया बच्चों। अब एक बार बताओ, वी नॉट एल को किधर ड्रॉ करो, ऊपर। ये ड्राइंग में ही सब कुछ है, ना बात समझ लेना। वी नॉट एक्सएल को किधर ड्रॉ करूं, ऊपर। इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, वी नॉट एल को ऊपर ड्रॉ, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो, ठीक। अब तीसरे की बारी, कैपेसिटर की। सेम लॉजिक लगाओ बच्चों, कैपेसिटर में कौन आगे होता है, करंट। तो अगर मैं करंट पहले ही पता है मुझे तो वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा। तो ऐसा ही फंक्शन बनेगा कैपेसिटर का, यहाँ माइनस पाई बाई टू होगा और यहाँ आई नॉट इंटू एक्सी होगा। समझ आ रहा है ना, तो उसको भी लिख दे रहा हूँ ऐसे में, वैसे ये सब चीज लिखने की जरूरत है, ये समझा रहा हूँ मैं इसलिए। लेकिन देखो तो बच्चों वीसी कितना होगा, वीसी कितना होगा, तो वीसी होगा वी नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई बाई टू। और बच्चों आई, ये वी नॉट सी किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू एक्स सी। बच्चों यहां तक बताओ किसी कोई डाउट, तो अभी तो ठीक चल रहा है। अब बताओ फेजर में कहां ड्रॉ करूं इसको, नीचे, फेजर में ड्रॉ करूं नीचे, फेजर में ड्रॉ कर देता हूं नीचे, देखो आई नॉट का भी वही है क्या, चलो कोई भी ले लो। तो वी नॉट सी किधर मिलेगा मुझे, वी नॉट सी मिलेगा मुझे नीचे, तो ये मेरा वी नॉट सी। समझ में आ रहा है, यहां तक गेम बताओ, ठीक है ना। वी नॉट सी होगा, रुक जाओ रुक जाओ, एकदम ध्यान से देख लो, किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक बताओ, एकदम देख लो ध्यान से। क्या किया, पहले करंट मान लिया और ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, देख लो सोच लो सोच लो, कहीं दिक्कत होता है बताओ। ठीक, चले आगे अब। तो बच्चों फेजर को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर। फेजर को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर। तो बच्चों एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे है, तो इनका रिजल्टेंट नीचे या ऊपर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वी नॉट सी बड़ा है कि वी नॉट एल बड़ा है। तो जानबूझ के मैं वी नॉट सी मान ले रहा हूँ, ठीक है। एल भी बड़ा होगा तो कोई, लेकिन वी नॉट सी मानने पे बड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है वी नॉट सी को बड़ा मानने पे, इसीलिए जानबूझ के वी नॉट सी को बड़ा मान, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। बाकी अगर वी नॉट एल बड़ा हो जाएगा तो रिजल्ट से ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कभी अगर उल्टा हो गया तो अपने आप वो आंसर आ जाएगा, मैथ उसका ध्यान रख लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत। लेकिन अभी मैं वी नॉट सी, तो बच्चों अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं पीछे कर दूंगा, घबराना मत, अभी इसी फ्लो में समझ लो, इसी फ्लो में समझ लो, इसी फ्लो में बस समझ लो बच्चों। मैं अगर इसका रिजल्टेंट बनाऊं बच्चों, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव था, इधर कौन कौन आके टिका था, इधर आके टिका था वी नॉट आर। घबराना मत, थोड़ी देर बच्चों, बस समझ चुके हो, जंग जीत चुके हो, बस थोड़ी देर की और, बस जीत चुके, समझ में आ रहा है, इतना है। ए रोशन, इधर इधर मेरी तरफ देखो भाई, इधर क्या आएगा बच्चों, इधर मैं वी नॉट को बड़ा मान चुका हूं अब, तो इधर कितना आएगा, इधर हो गया वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। ए गधे, बोलो कोई डाउट। ऊपर वी नॉट एल, जैसे ऊपर अगर 10 है नीचे 20 है, तो 20 माइनस 10 नीचे बचेगा, ठीक है। अब राज इधर ध्यान दो, अब बच्चों इधर इधर, बच्चों अगर ये तीनों वोल्टेज वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट, जैसे वी नॉट सुना है, इनका रिजल्टेंट ई नॉट के बराबर आएगा। क्यों,
क्योंकि बच्चों ये तीनों के तीनों वोल्टेज मिलके, ये तीनों के तीनों वोल्टेज मिलके इसके ही तो इक्वल हो रहे थे। अरे ये तीनों वोल्टेज मिलके इसके इक्वल, ध्यान से समझो ये पॉइंट बेटा, ये तीनों वेक्टर मिलके इसी के तो इक्वल होंगे। इन सब के वोल्टेज का अगर टोटल सम करूंगा तो टोटल वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा टोटल वोल्टेज। देख लो फिर से बोल रहा हूँ, इन सब वोल्टेज का सम करो तो मुझे टोटल वोल्टेज मिलेगा, और उस वोल्टेज का जो पीक होगा वो ई नॉट के बराबर होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो ई नॉट के बराबर होगा। क्यों? तो इन तीनों का सम, जैसे तीन साइन के फंक्शन बने, तीनों को ऐड किया, तो ऐड करके तो फाइनल साइन का फंक्शन यही बनेगा। बात आ रही कि नहीं समझ में? बच्चों फेजर क्या करता था, साइन ऐड करता था कि नहीं? तो तीन साइन के फंक्शन को ऐड किया, उसने कुछ रिजल्ट दिया, तो वो रिजल्ट इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आओ देखते हैं। दिमाग सुन तो नहीं हुआ? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा। ट्रायंगल लॉ जीवन में कभी? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं। आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, घबराओ मत। जैसे अगर दो वेक्टर जोड़ना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं आप? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड जोड़ देते हैं। यही तो करते हैं ना। एक वेक्टर के, जैसे ए के हेड पे हमने क्या किया, बी का टेल रखा और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड जोड़ दिया। तो बच्चों इस वाले वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो इस वाले वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं, जैसे ये यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसके हेड पे ये बन जाएगा टेल। टेल कितना बनेगा? वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का। तो बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनिशियल टेल टू फाइनल, आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा? ई नॉट। ये किसके इक्वल आएगा? ई नॉट। ठीक है बच्चों, और ये एंगल भी कुछ ना कुछ आएगा, यहां तक ठीक है? ये एंगल भी कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है ना? तो अभी देखो, मैंने अगर ये वाला एंगल निकाला तो ये मुझे कंफर्म पता है कि ये ओमेगा टी पे होता है। ध्यान से समझना बच्चों, ई नॉट का फेजर किधर आएगा? ओमेगा टी की तरफ ना, क्योंकि वो तो हमें पता है कि जिधर ई नॉट होगा उधर ही क्या होगा? ओमेगा टी। तो ये अगर ओमेगा टी फाई है, ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये वाला एंगल फाई होगा क्या? बात समझो, बात समझो। रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन में आया, तो मुझे ई तो पहले से पता है, और ई का फेजर क्या है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये जो फेजर इसका आया वो क्या होगा? ओमेगा टी। फेजर मतलब एंगल, ओमेगा टी आया, और ऊपर एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आया? फाई। जिस बच्चे को ये ट्रेंगल आ गया उसके एसी के सारे क्वेश्चन, ये मैं बोल रहा हूं। ये ट्रायंगल, इसको बोलते हैं बच्चों वोल्टेज ट्रायंगल। इधर ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज ट्रायंगल। क्या, कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल याद रखो। अब मुझे क्या निकालना था? आई नॉट निकालना था। तो यहां तक आगे बढ़ू, मतलब लेंदी होता जा रहा है, लेकिन समझाने में लेंदी हो रहा है। मुझे करना हो तो बहुत कम समय लगेगा। नहीं, लिखने की बात नहीं, अगर सब करना भी होगा आपको भी खुद, अगर पर्सनली सॉल्व करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन मुझे समझाना भी, हर स्टेप को समझाना है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन बहुत आसान भी है अगर सिस्टमेटिक समझते जाओ। रटने का प्रयास मत करना, समझने का प्रयास करना सिस्टमेटिक। कौन सी चीज नीचे क्यों हुई, कौन सी चीज ऊपर क्यों हुई, क्योंकि यही सब न्यूमेरिकल भी है। जो अभी बना रहा हूँ यही सब क्या है? न्यूमेरिकल है। तो बच्चों ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा? तो यहां से आ जाएगा ई नॉट का स्क्वायर बराबर वी नॉट आर का, वी नॉट आर नीचे लिखना, आर तो सबस्क्रिप्ट में है, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम में। बोलेगा वोल्टेज, जैसे मान लो आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट में वीसी गायब हो जाएगा, तो अब आपको बोल देगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इतना है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इतना है, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बताओ। तो बच्चा क्या करता है? डायरेक्ट जोड़ देता है। लेकिन एसी में जोड़ते हो क्या? एसी में स्क्वायर करके ऐड करना होता है, धोखा हो जाता है। ठीक है ना? जैसे इंडक्टर का वैल्यू, तो अभी देख लो इसको, ये क्लियर है? पहला पहला इक्वेशन क्लियर है? तो बच्चों ई नॉट स्क्वायर है, और वी नॉट स्क्वायर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ आई नॉट के टर्म में? बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर।
आई नॉट आर लिख सकता हूं, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। बच्चों देखो प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट इंटू एक्सी, इसको क्या लिख सकता हूं, आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। अब आई नॉट स्क्वायर सबसे कॉमन ले लो, तो यहां से कितना होगा, ई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर, इसमें से आई नॉट कॉमन लेगो तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, समझ रहे हो ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक डाउट बताओ कोई। अब देखो यहां से तुम क्या करो बच्चों, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो इस पूरे टर्म को उठा के नीचे करो, तो इस पूरे टर्म को उठा के नीचे करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, हो गया। अब स्क्वायर रूट इधर कर दो, तो स्क्वायर रूट इधर करोगे तो कितना होगा, स्क्वायर इधर कर दो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल। ई नॉट की वैल्यू आ गई, कैसे देखो सुनो, आई नॉट की वैल्यू आ गई ना, मुझे क्या क्या निकालना था, आई नॉट और पाई, याद करो बोला था ना मैंने, मुझे आई नॉट और पाई निकालना था। आई नॉट आ गया ना, ई नॉट, मुझे आर पता है बेटा, मुझे क्वेश्चन में ओमेगा पता होगा क्योंकि वोल्टेज दिया होगा, ओमेगा पता है तो मुझे एक्सी पता है क्योंकि सी की वैल्यू भी दी होगी, एल की वैल्यू भी दी होगी, तो एक्सी भी पता है, एक्सएल भी पता है, और ई नॉट भी पता है, तो आई नॉट आ गया कि नहीं, पहले वैल्यू। तो बच्चों इसी को जब हम लोग लिखते कि जैसे वहां आया था तो उसको एक्सी लिख दिया था, वो दूसरी जगह आया था तो एक्सएल लिख दिया था, तो इसी को लिख देते हैं ई नॉट बाई जेड, क्या लिख देते हैं इसको, जेड, और जेड को कहते हैं इम्पीडेंस। नया नाम आ गया जेड का, क्या नाम हो गया, इम्पीडेंस। घबराओ मत, आज की क्लास में केवल लिख के खत्म करेंगे। इम्पीडेंस मैं लास्ट में आ गया एकदम, जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का वैल्यू यूनिट क्या होगा इम्पीडेंस का, ओम। अब देखो ये क्या बोलेगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, खत्म बात। सेम बात, यूनिट अभी भी क्या होगा, ओम होगा, सब कुछ वही। अभी भी लिख सकता हूँ ई नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस, ई आर एम एस बाई आई आर एम एस इज इक्वल्स टू जेड, इज इक्वल्स टू जेड। और ये फॉर्मूला भी जो ऊपर बना है ये भी एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में ये भी इस्तेमाल होगा। और बच्चों ये फॉर्मूला तो है ही, जो अभी आपने देखा ये फॉर्मूला तो है, समझ में आया ना। अभी एक काम और बस लास्ट, फाई, आई नॉट निकल गया, अब बारी किसकी है, फाई की, फाई की ना। तो बच्चों इसी ट्रायंगल में से, हाँ क्या बोलो बोलो, फाई नॉट, अब इसी ट्रायंगल में से देखो हर जगह आई नॉट है, तो ट्रायंगल जैसे अगर बने, एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे 3 4 5 का ट्रायंगल बनाओ, 3 4 5 का है, और एक बार ट्रायंगल बना लो तुम 6 8 और 10 का, रुक जाओ वो बात अलग है, 6 से 10 का बनाओ, तो दोनों बराबर, मतलब बात बराबर है, तो बोलोगे यार इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा इसको एंगल निकालना है, तो बोलूंगा इतने अच्छे सॉल्व करने इसको सॉल्व कर लो, जो यहाँ आएगा एंगल वही वहां भी आएगा। तो देखो इन सब में आई नॉट छुपा हुआ है, यहाँ क्या है आई नॉट इंटू आर, यहाँ क्या है आई नॉट इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, और यहाँ क्या छुपा है आई नॉट इंटू जेड, आई नॉट इंटू जेड, यहाँ क्या छुपा है आई नॉट इंटू जेड। तो हमने कहा यार एक और ट्रायंगल बना लो ना, तो वो ट्रायंगल कैसे बना लो, मैं आगे कर दूं, एक और ट्रायंगल बना लो, वो ट्रायंगल कैसे बनाओ, तो इधर बना लो, क्या बना, इधर क्या था आर, इधर बना लो एक्सी माइनस एक्सएल, और इधर बना लो जेड। अब ये वाला एंगल तो फाई ही रहेगा क्योंकि एंगल तो बदलेगा नहीं, ये तो फाई रहेगा। अब देखो ये इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, इसी से तो वो रिलेशन आया था, देखो यहां भी देखो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, तो एक इंपीडेंस ट्रायंगल याद रख लो, एक वोल्टेज ट्रायंगल। तुम्हें इंपीडेंस ट्रायंगल में जैसे तुम्हें आर दिया है एक्स, तो ये तुम्हें याद रहे। अब देखो इसमें तुम्हें फाई निकालना है, फाई निकालने का दो तरीका, tan फाई निकाल लो, cos फाई निकाल लो, लेकिन पॉपुलर दो होता है, या तो tan फाई होता है या cos फाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर tan फाई होता है। तो बच्चों tan फाई निकालूंगा तो tan फाई कितना आएगा, tan फाई आएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन,
अब कई बार क्वेश्चन में तुम्हें एक्सी एक्सएल और आर दिया तब ये लगा लेना, लेकिन अगर तुम्हें मान लो आर दे दिया और जेड दे दिया, कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा होगा, तो हम 10 क्यों लगाएंगे, तब कॉस लगा देंगे, तो बच्चों तब हम लगा देंगे कॉस, मतलब गेम है, खेलते रहो इसी। cos फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर अपॉन जेड। इसी को आगे चल के बोलते हैं बच्चों पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। बस मेरा काम पूरा हुआ, समझ आ रहा है, डेरिवेशन समझ में आया ना, मतलब पूरा समझ आया ना। देखो मैंने फाइव भी बता दिया, एक्सी एक्सएल पता होगा, फाइव पता चलेंगे, ठीक है। अब शुरू से नोट करना शुरू करो बस, ठीक है ना, यहीं से था ना, लिख लो, शेयर करूं, लेकिन पक्का तुम लोग लिख लोगे ना बच्चों, जो जो इसको करके नहीं आएगा उसको पनिशमेंट रहेगा, जो नोट करके नहीं आएगा। मैं शेयर कर रहा हूं इसको, लेकिन एक बात मैं स्लाइड सर वाली हटा दूंगा, इस सर की भी है आगे कुछ, ये देखो मैथ्स की है। बच्चों समझ में आया ना, देखो जिसको आज की क्लास समझ में आ गई उसको एसी का कोई भी क्वेश्चन है हो जाएगा। इसके बाद आप देख लेना, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, पूरा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए मैं ऑनलाइन वाला मैं बंद कर देता हूँ।